नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार के चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया है। नतीजों पर विश्लेषण हो रहा है, कोई बीजेपी की तारीफ कर रहा है तो कोई महागठबंधन के नेताओं को कोस रहा है। लेकिन एक ऐसी बहस भी शुरू हो गई है जो लगभग हर चुनाव में शुरू हो जाती है, वो है चुनावी धांधली की। दरअसल बिहार में चुनाव के नतीजे जो आए हैं वो ऐसे आए हैं कि इस पर खुद बीजेपी भी भरोसा नहीं कर पा रही है। 200 पार हो गया एनडीए गठबंधन, और उम्मीद जो थी वो 160 की थी। जो गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने दावे कर रहे थे, उन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया था कि 160 सीटें हम लेकर आएंगे। और दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल्स थे वो भी बता रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा अगर दे रहे थे तो 140 से 150 सीटें दे रहे थे। लेकिन यहाँ जब नतीजे आए तो 200 पार हो गया। लेकिन ये नतीजे कैसे आए हैं, इसको लेकर लगातार जो तमाम सबूत हैं वो विपक्ष के नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव में क्या हुआ, उसके बाद मतगणना में किस तरीके से धांधली हुई, और ये सारी चीजें लगातार सामने आ रही थी कि जो विपक्ष था वो लगातार शिकायतें कर रहा था चुनाव आयोग में। लेकिन चुनाव आयोग इन सारी शिकायतों को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा था। और पर अब ये बात के कई सारे सबूत भी आ गए हैं कि किस तरीके से चुनाव में धांधली की गई, यानी वोट चोरी का जो मामला है वो कैसे बिहार में तमाम चीजों से शुरू हुआ है, और ये जो रिजल्ट आया है उसमें भी नजर आ रहा है। इसके अलावा भी मतदान के जो वोट्स मिले हैं, जो वोट प्रतिशत है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत जब तेजस्वी यादव को मिले, आरजेडी को मिले, तो फिर बीजेपी नंबर 1 पार्टी कैसे बन गई, कैसे जो है वोट प्रतिशत उसका कम आया, उसके बावजूद जो है सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल गई। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया है, और कि यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं वो भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कह पा रहे हैं कि भाई हमारी 200 सीटें कैसे आ गई। और ऐसे नतीजे बीजेपी ने भी नहीं सोचे थे, क्योंकि ये सारी चीजें साफ है। अब आरजेडी के समर्थक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक इसको लेकर के कह रहे हैं कि आरजेडी के अंदर जो जीते हुए समर्थक हैं वो इस्तीफा दे देंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं, उनके संगठन पर सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे कि इस हार के पीछे का क्या बड़ा कारण रहा। इन सारी चीजों पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि जो ये सारी चीजें हुई हैं, आपने देखा कि जो 200 पार हुआ है, तो देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने कारण बता रहे हैं। आप इस हार के पीछे का क्या कारण देखते हैं? जय संविधान। देखिए निधि, मैं तो एक ही कारण मानता हूं, और मैं ये मानता हूं, बुरा ना माने कोई, कि जो वैश्य समाज है, जो बनिया समाज है, ये हिंदुस्तान का सबसे बुद्धिमान समाज है। मतलब मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूं कि बनिया समाज से बाकी सब लोगों को सीखना चाहिए। ब्राह्मणों को भी सीखना चाहिए, क्षत्रियों को भी सीखना चाहिए, और शूद्र समाज को भी, सबको। मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वह समाज बड़ा बुद्धिमान समाज है। वो देखता है कि कहाँ उसका टारगेट है, उसको कैसे अचीव करता है। देखिए आज की तारीख में 6 लोग पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं, जो आपके दर्शक श्रोता वैश्य समाज के हैं। मैं उन्हें हाथ जोड़ के ये कह रहा हूं, मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूं, मैं आप पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, और आप कृपा करके सुनते रहें, मुझ पे क्रोधित ना हो। मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूं। देखिए, एक अमित शाह साहब वैश्य समाज, नरेंद्र मोदी साहब वैश्य समाज, अंबानी जी वैश्य समाज, अडानी जी वैश्य समाज, ज्ञानेश कुमार गुप्ता वैश्य समाज, और राजीव कुमार अग्रवाल साहब वैश्य समाज। तो बाकी समाजों को भी उनसे, जैसे कहते हैं ना कि ईमानदार बनिए, मेहनती बनिए। मतलब ये है कि अगर ईमानदार कोई है तो बनिए, अगर मेहनती कोई है तो बनिए। तो मेरे ख्याल से बाकी सब समाजों को सीखना चाहिए किस प्रकार से अपनी सत्ता बनाई जाती है, और सत्ता ऐसी बनाई है वो खड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन पे कब्जा हो गया है निधि। लेकिन एक चीज मैं हमेशा सचेत करता रहा, देखिए हम लोग तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम तो संविधान के प्रहरी हैं, हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और महात्मा गांधी की कसम खा के आए हैं कि अपने भारत माता के सम्मान को बचाने के लिए हम अपने प्राण देने को तैयार हैं। तो हम तो, जो आदमी को मौत का डर नहीं होता, उससे निडर आदमी और वीर आदमी तो कोई होता नहीं। लेकिन ये भारतवर्ष के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी भारत माता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये सोचिए, जो लोग आज के तारीख में इस प्रकार की मैनिपुलेशन का समर्थन कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए हम लोग तो कम झेलेंगे,
क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं भाई, अकूत संपत्ति हमारे पास नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई। जो जीवन हम जीते हैं वो बिल्कुल साधारण जीवन है, उसमें अगर डिटोरिएशन भी होगा तो थोड़ा डिटोरिएशन हो जाएगा। लेकिन लोग जो बड़ी बड़ी कोठियों में और बड़े बड़े आलीशान और बेईमानी से जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए इधर उधर जमा कराए हैं, जब उनको कष्ट होगा तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा, और देश बर्बाद हो रहा है, इसलिए मुझे कष्ट है। आप निधि, आपको पता है 4-5 दिन पहले, जिस दिन इलेक्शन होना था उसके एक दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, 12-13 लोगों हताहत हो गए उसके अंदर। उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, हर संप्रदाय के लोग थे, और बेचारे ऐसे लोग थे जो वहां घूमने गए थे, या ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, या ई रिक्शा ड्राइवर थे। तुरंत 2 दिन के अंदर ये कह दिया गया ये आतंकवादी घटना है। अच्छा, आतंकवादी घटना जब हो गई, और ये पहले कहा गया था कि ये घटना आतंकवादी घटना है, ये पूरा जब मोदी जी पहुंच गए, अमित शाह साहब पहुंच गए, तब कहा गया ये आतंकवादी घटना है। अच्छा, आतंकवादी घटना है तो आपने तो हमसे वादा किया था, देश से वादा किया था माननीय, कि अगर इस प्रकार की आतंकवादी घटना कोई होगी तो हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे, और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज श्रीनगर के अंदर एक और आतंकवादी घटना हुई है, वहां के एक पुलिस थाने के पास, और वहां भी 9-10 लोग मारे गए हैं, और उसमें भी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने स्वीकार किया है कि आतंकवादी घटना उन्होंने करा। इसका मतलब ये जो हो रहा है बिहार के अंदर, और ये जो हुआ हरियाणा के अंदर, जो दिल्ली के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर, अब जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया, जनता के वोट देने का कोई महत्व ही नहीं रह गया। और अगर जनता के वोट देने का कोई महत्व नहीं रह गया कि 13 महीने किसान बैठे रहे और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, तो मैं तो चेतावनी देना चाहता हूं ममता बनर्जी को। आप जो ये गलत फहमी में बैठी हुई हैं कि आप बिहार, बंगाल जो है वो बिहार से अलग है, अलग नहीं है। 20 सीटें मिलेंगी टीएमसी को, लिख के रख लीजिए आज। एक सीट भी वामपंथ को नहीं मिलेगी, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी, 20 सीटें मिलेंगी, और ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। और उसके पहले एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कोलकाता पहुंच गए, उनकी चक्रव्यूह शुरू हो गया है, और अब ये माहौल बनाएंगे हिंदू मुसलमान। जो दिल्ली के अंदर हुआ, बताया गया है मुसलमान लोग उसमें इन्वॉल्व थे, हिंदू मुसलमान। और जब इलेक्शन 20 सीटों में टीएमसी को समेट देंगे, तो उसके बाद गोदी मीडिया बताएगा कि साहब ये मुसलमान एरिया में देखिए टीएमसी को ज्यादा वोट मिला, हिंदू एरिया में हमको वोट मिला, इसलिए हम जीत गए। जो इन्होंने बिहार में किया, जो आपने प्रश्न उठाया, 1,15,00,000 वोट मिले हैं तेजस्वी यादव को, 1 करोड़ के आसपास वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, 1 करोड़ से कम वोट मिले हैं जेडीयू को। लेकिन सीटों को देखिए उन्होंने किया क्या, जो पहले भी हम कह रहे थे, जो ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, वहां उन्होंने कोई हेराफेरी नहीं की। उन्होंने कहा तुम 50-50, 60-60 हजार की लीड ले लो। यही बात इन्होंने हरियाणा में की थी। हरियाणा की मेवात एरिया की 3 सीटें जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, वहां उन्होंने कांग्रेस को 70-80 हजार वोटों की लीड लेने दी। गड़बड़ कहा किया उन्होंने। आज हेमंत अत्री साहब का एक वीडियो में देख रहा था, उन्होंने डेटा सहित बताया 126 सीटें ऐसी हैं जहां पे काटे गए अनधिकृत रूप से वोटों की संख्या जीत हार के फासले से ज्यादा है, 126। इसका माने अगर 35 सीटें भी मिली हुई हैं महागठबंधन को, इसका माने दे डिजर्व टू गेट 165-170 सीट्स। लेकिन एक खिचड़ी और पक रही है निधि, आप तक खबर पहुंच गई होगी। पहला ये, अब ये चंद्रबाबू नायडू को भी पता चल गया है, गलती तो उन्होंने की, देश के लोकतंत्र के साथ गलती तो उन्होंने की। उन्होंने और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को, भस्मासुर को अपने सिर पे बिठा लिया, और नीतीश कुमार निबट गए, और चंद्रबाबू नायडू भी निबटने वाले हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अगर चंद्रबाबू नायडू को गलतफहमी है कि वो नहीं निबटने वाले हैं, तो मैंने ये सुना है कि महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को एक ऑफर दिया गया है, और उस ऑफर के हिसाब से नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर हो सकती है कि आप बन जाइए प्राइम मिनिस्टर।
85 सीटें हैं आपके पास, 25 सीटें हैं तेजस्वी यादव के पास, और एआईएमएम और कांग्रेस ये लोग मिलके 123 सीटें होती हैं। बिहार के अंदर अपना सीएम भी बन सकता है और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, वरना एक एक करके सब मारे जाओगे। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है और जिसमें जो लोग ताली बजा रहे हैं, याद नहीं समझ रहे हैं कि देश के साथ वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। जब पता चलेगा कि आपके टेररिस्ट आपके घर में घुस के मार रहा है, दिल्ली हार्टलैंड में मार रहा है, और ये समझिए 2 ही बार दिल्ली के अंदर अटैक हुआ है। अटल जी के जमाने में 2001 में पार्लियामेंट अटैक, और दूसरा ये दिल्ली के अंदर लाल किले के पास बम विस्फोट, और आतंकवादी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि उन्होंने किया है, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहेंगे तब तक ये पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे, और कर भी नहीं सकते क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का हिसाब किताब है। तो देखिए, बिहार के चुनाव में प्रेरणा लेनी चाहिए। अखिलेश यादव भी अभी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। अरे हम अभी से व्यू रचना करेंगे, हम पीडीए की रचना करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे। अरे यार, जिसने भी बिहार की जनता के मूड को देखा है, अच्छा आपने भीड़ देखी जब वोट बचाओ यात्रा निकली, हजारों लाखों लोग, आपने प्रतिक्रियाएं देखी, ऐसा लग रहा था कि या तो कांटे की टक्कर है या महागठबंधन को बढ़त है। लेकिन ऐसी जो महाराष्ट्र में हुआ था वही बिहार, शरद पवार को खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया, नीतीश कुमार को खत्म कर दिया, लालू प्रसाद यादव को खत्म कर दिया, और अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है। अब सवाल है अपोजिशन लीडर्स को सोचना, ये तो सबको पता है चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। अच्छा, एक अच्छी विचित्र बात है निधि, चोरी हो गई। अच्छा, चोर ये कह रहे हैं कि आपने चोरी रोकी क्यों नहीं। और मैं गया पुलिस थाने, चोरी हो गई, पुलिस थाने कि साहब चोरी हो गई। नहीं नहीं, चोरी हो गई, लेकिन आपने रोका क्यों नहीं, आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। भाई यही कह रहे हैं ना, जब वोट लिस्ट में गड़बड़ हुई थी तो आपने शिकायत क्यों नहीं की, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। अरे यार, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जब वोटर लिस्ट दोगे तो मैं आवाज कैसे उठा दूंगा। 6 महीने की गहन अध्ययन के बाद मैंने बता दिया कि एक ब्राजीलियन मॉडल ने 22 वोट दिए हैं, और अलग अलग महिलाओं ने, पुरुषों ने उस ब्राजीलियन मॉडल के नाम पे वोट दिया है। वो पुलिस वाले कह रहे हैं हमारी गलती कोई नहीं है साहब, आपने आवाज रेज नहीं की, आप रोकते तो चोरी ना होती। अरे जिम्मेदारी पुलिस वाले की है। अगर आतंकवादी घुस रहे हैं, आरडीएक्स घूम रहा है 600 किलोमीटर तक, और पुलवामा में भी उसने हमारे 40 जवानों की हत्या कर दी, 28 लोगों की हत्या उसने पहलगांव में कर दी, यहां 12 लोगों की दिल्ली में हत्या कर दी, 9-10 लोगों की कश्मीर में हत्या कर दी, और आतंकवादी कह रहे हैं हमने की है। कह रहे हैं कि नहीं, हमारी गलती नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती है जो 60 साल पहले मर गए। तो देखिए निधि, ये देश की जनता और विपक्षी नेताओं से मुझे बहुत ज्यादा शिकायत है, अभी तक नहीं थी लेकिन अब है। देश की जनता लोकतंत्र बचाना चाहती है, संविधान बचाना चाहती है। फिर वो राहुल गांधी एक एक्स कर देंगे, ट्वीट कर देंगे, देश का वो चुनाव लूट लिया गया है। अखिलेश यादव कह देंगे हम पीडीए। अरे यार, कोई पीडीए फीडीए नहीं चलेगा, आप भी 25 सीटों पे सिमटेंगे। तेजस्वी यादव जैसा हाल आपके अखिलेश यादव जी आपका भी होगा, वही ममता बनर्जी का होगा। मैं तो ये कहता हूं, मैं तो एक एग्जाम्पल देता हूं। पहली बात ये, बिल्कुल जो वहां एमएलसी आरजेडी ने किया उसका कठोर निंदा करता हूं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मुंह में पट्टी बांध के, हाथ आगे बांध के, रुमाल से लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे गांधी जी की तरह, बिल्कुल अहिंसात्मक रूप में, उसी प्रकार के सफेद कपड़े पहन के, सिर पे कफन बांध के, क्योंकि हमारी भारत माता है। इस भारत माता की लाज को हमें बचाना है। लेकिन इसके लिए अगर आप अपने एयर कंडीशन रूम से नहीं निकल सकते, आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं निकल सकते। और एक और शिकायत है मुझे, और एक आरोप लगा रहा हूं आज। वैसे आज तक मैंने किसी को आरोप नहीं लगाया है और स्लीपर सेल नहीं कहा है, लेकिन आज मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं भी किसी को स्लीपर सेल कह दूं। बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं तो मैं भी कह देता हूं। मेरे ख्याल से कांग्रेस का सबसे बड़ा स्लीपर सेल अगर कोई है तो सैम पिट्रोडा है।
कारण सैम पिट्रोडा जब भी यहां इलेक्शन होता है उसके 15 दिन पहले राहुल गांधी को अमेरिका बुला लेते हैं, और जब से पूछा जाता है कि ये बताइए आपने क्यों बुला लिया जब आपको पता था यहां इलेक्शन था, वो कहते हैं ये तो पहले से प्लान होता है, 2 महीने पहले से प्लान होता है। अरे 2 महीने पहले से प्लान होता है, आपको नहीं पता था कि विधानसभा की अवधि खत्म हो रही है और बिहार का चुनाव इसी समय होगा नवंबर में, तो आपने राहुल गांधी को अमेरिका क्यों बुलाया? और यहां पे एक नैरेटिव मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को कि साहब राहुल गांधी इज नॉट ए सीरियस पॉलिटिशियन, वहां जाके कोलंबिया में घूम रहे हैं, वो जाके अमेरिका में घूम रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी इसलिए उनकी इज्जत करते हैं कि राजीव गांधी के मित्र हैं बुद्धिमान आदमी, लोहार परिवार के गरीब परिवार से बढ़े हुए आदमी, ये करोड़पति अरबपति बन गया और वहां के इंटरनेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष है, पैसा भी खर्च करता है, पत्रकारों को भी बुलाता है, उनको भी घुमाता हुआ आता है, सब कुछ करता है। लेकिन ये जो बेसिकली ये राहुल गांधी के साथ इसलिए खिलवाड़ कर पा रहा है क्योंकि वो राजीव गांधी का मित्र है, राहुल गांधी विश्वास कर लेते हैं। मैं बाकी यहां पे अपने जो हिंदुस्तान के अंदर हैं उनको स्लीपर सेल नहीं बताता, लेकिन एक बार मोदी जी ने और कही है, मोदी जी ने कहा है कांग्रेस टूटने वाली है, और मोदी ऐसे ही कुछ नहीं बोलते, इसका माने तैयारी हो चुकी है, और कांग्रेस टूटने वाली है इसका माने पक्का है कांग्रेस टूटने वाली। कौन कौन टूटेगा नाम बताया जा सकता है, लेकिन पब्लिक फोरम में भी बताना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सबसे बड़ा राहुल गांधी को किसी से सतर्क रहने की आवश्यकता है, देखिए कौन किसका दोस्त था वो था, आज जो है वो कल नहीं होगा। अशोक चौहान थे, हैं और क्या होंगे, सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह, तो इसलिए किसी भी आदमी के, लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि इलेक्शन के तुरंत पहले कैंपेनिंग को छोड़ के अमेरिका को बुलाना ये इंगित करता है ऐसे लोग जो परिवार के बहुत नजदीकी हैं वही परिवार के पीठ पे छुरा भोगते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और इसको लेकर मैं आगे भी बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने ये ट्वीट किया है, ट्वीट करके बताया कि कैसे संगठन कमजोर है और कैसे इसको मजबूत करने की जरूरत है, इस पर हम बताएंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार से जो नतीजों ने चौंकाया है और इन नतीजों को लेकर के हर जगह बात हो रही है, क्योंकि आपने देखा था कि अमित शाह जो थे वो भी साफ तौर से ये कह रहे थे कि भाई हम 160 सीटें तक तो जीत कर रहेंगे, उसके बावजूद यहाँ पर 200 सीटें आ रही हैं, ये इसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। और इसको लेकर जो आरजेडी की समर्थक है, कांग्रेस पार्टी की समर्थक है, वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी के अंदर जो जीते हुए विधायक है वो इस्तीफा दे देंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या आपको ऐसा मुमकिन नजर आता है कि जितने भी विपक्ष की विधायक है वो इस्तीफा दे दे और इस चुनाव का विरोध करें? देखिए, अगर देंगे, अगर इस्तीफा देंगे, अगर राहुल गांधी इस्तीफा देंगे, अगर प्रियंका गांधी इस्तीफा देंगी, अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे, अगर अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे, तो मेरी निगाहों में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं तो मुझे यह लगेगा जो ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर आदमी हूं तो अपना दिमाग दौड़ाता रहता हूं इधर से उधर, मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाह क्या रहे हैं बड़े बड़े। आज एक कांग्रेस के बड़े हाई प्रोफाइल वर्कर नेता नहीं वर्कर जो कांग्रेस के लिए जान छिड़कने को तैयार हो, उनका फोन आया, कह रहे हैं सर क्या हो रहा है। मैंने कहा यार जो बड़े बड़े नेता है उनसे तुम्हारी बड़ी मित्रता है, उनसे कहो ना सड़क पे क्यों नहीं उतरते गांधीवादी तरीके से। कहते हैं सर वो लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? मैंने कहा दो वर्ग कभी कुछ नहीं करना चाहेंगे, एक जिनके पास बहुत पैसा है और एक जो गुंडे हैं। क्योंकि जिनके पास बहुत पैसा है उनको ये डर है कि उनका पैसा ईडी सीबीआई करके उन्हें जेल में न डाल दे, और वो कर नहीं सकते, वो जेल जा नहीं सकते। और बड़े बड़े नेता ज्यादातर ऐसे हैं जिनका हजारों करोड़ों रुपए है बेईमानी का, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, या गुंडे। भाई गुंडा तो जिस दिन सत्ता से दूर हो जाएगा उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, एनकाउंटर हो जाएगा। भाई तो ये चाहते हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। मुझे ऐसा लगता है कि जनता जिस दिन सड़क पे खुद उतर जाएगी और लाठी खाएगी, गोली खाएगी और मरेगी, और एक उबाल आ जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, तो हम अपने आप ही सत्ता में आ जाएंगे। ये हमें क्यों करने की क्या जरूरत है, जनता करे। तभी बार बार ट्वीट करते हैं जेंजी सड़क पे उतरे। भाई जेंजी सड़क पे उतरे, तुम जो ये हजारों लाखों की गाड़ियों में घूमते हो और हवाई जहाज में घूमते हो,
तुम काहे के लिए तुम्हें चुरा है? तुम काहे बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हो? जनता जान दे, जनता जान देने को तैयार है, मैं भी तैयार। तुम तो सड़क पे उतरो भाई, गांधीवादी तरीके से। एक संपत्ति को नुकसान नहीं, मुंह में पट्टी बांध के, हाथ पे रुमाल बांध के, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, जैसे हमारे किसानों ने दिखा दिया था। लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। शहादत भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो, अपने घर में कोई भगत सिंह पैदा ना हो। ये नेता जो है, ये राजनीति वास्तविकता में निधि, ये इतने निकृष्ट लोग हैं, किसी के दल के हों, और इनका दल फल कुछ नहीं है। तो मौका मिल जाए तो अभी चले जाएं, वहां राज्यसभा टिकट मिल जाए तो अभी पलट जाएं। पता बड़े बड़े नेता पलट जाएं। ये तो अपने चक्कर में रहते हैं। राज्यसभा हर आदमी सोचता है मैं ही राज्यसभा चला जाऊं, और नहीं मिलता है तो वहां जाके चीफ मिनिस्टर बन जाता है, चाहे दरी बिछाने का काम मिल जाए उन्हें। तो ये है कारण। तो अगर ये तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें और सड़कों पे आके बैठ जाएं और एक आह्वान कर दें कि जनता से अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके से आ जाओ सड़क पे, और नहीं आते तो तानाशाही आ गई, उसके बाद क्या करना है यार? ये तो होगा तुम्हारा इतिहास में, तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में तो लिखा जाएगा। जनता नहीं आती तो जनता जाने, लेकिन तुम खुद आने को तैयार नहीं हो तो जनता क्यों मरे? बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो तैयारी है, या तैयारी है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन बयानबाजियां तो चल रही हैं, और बयानबाजी चल रही है मीडिया के सामने आकर केसी वेणुगोपाल क्या कहते हैं, अजय माकन क्या कहते हैं, उनकी छोटी सी बाइट है, वो दिखाते हैं। All of us. This is not only for Congress. Entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discussed with all of them, they are not believing it. And I don't know, media people also, whether you believing or not. Because 90% plus strike rate for a political party, which has not happened in Indian history. Because that 90% strike rate happened there. And we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we will come with a concrete proofs. Because this process of electioneering is completely questionable. This is not, we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. This process is questionable. Anyway, we are going to collect the data from everywhere and entire Bihar. Then we will come with the facts. That's all. Yesterday, even Rahul sir questioned that election commission was not fair and transparent since beginning. No, not only yesterday. When after Haryana election, we told about this. Immediately after the Haryana election result, we told about this Haryana election rigged. Nobody believed that. Now we come with evidences that the election commission questioned that evidence. Therefore, I think Bihar also we will come with the concrete proofs. चुनाव पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है, और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए, और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे, और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। हरियाणा में भी हम लोगों ने बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने बताया, कर्नाटका में भी हम लोगों ने बताया, लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग विपक्ष के अंदर रह करके लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका हम निभाते रहेंगे, और उसमें पीछे और हटने वाले और संघर्ष से पीछे हटने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं।
तो यहाँ पर सर सवाल उठाए जा रहे हैं और केसी वेणुगोपाल जो हैं वो कह रहे हैं कि बिहार से जो परिणाम आया है वो हम सभी के लिए अविश्वसनीय है और हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और पूरा विस्तृत विश्लेषण भी कर रहे हैं और 1-2 दिन में 1-2 हफ्ते में हम ठोस सबूत पेश करेंगे। अब आपको क्या लगता है ये क्या ही सबूत पेश करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जो वोट प्रतिशत आया है वो कितना ज्यादा अप्रत्याशित है, कैसे जो आरजेडी है उसको सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिले, उसके बावजूद वो मतलब इतनी कम सीटें आई हैं, उनकी 25 सीटें आई हैं, जबकि जो कम वोट प्रतिशत पाने वाली पार्टियां हैं वो 89 सीटें और 85 सीटें पा रही हैं। ये कैसे हो गया, इसका कैसे पर्दाफाश करेंगे और क्या विश्लेषण करेंगे, क्या कुछ करेंगे, आपको क्या लगता है? देखो निधि, कहना नहीं चाहिए, बड़े नेता हैं, बड़े समर्पित नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे नेता हैं, और मैं एक सामान्य शिक्षक हूं, लेकिन जो ये लॉजिक दे रहे हैं ये मूर्खतापूर्ण लॉजिक है। ये मूर्खतापूर्ण लॉजिक है कि 90% का स्ट्राइक रेट कैसे हो गया। अरे 100% का भी हो सकता है, स्ट्राइक रेट तो 100% का भी हो सकता है भाई। अब कोई बच्चा 100 में 100 नंबर ले आए, अरे 100 नंबर कैसे ले आया हिंदी में, अरे ला सकता है यार, लाए हैं लोगों ने इकोनॉमिक्स में लाए हैं, लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में लाए हैं, लोगों ने फिलॉसफी में लाए हैं, संभव है। तो ये ऐसी जगह पे अटैक करते हैं जो सबसे वीक स्पॉट है। देखिए सीधी सी बात यह है, आप कह रहे हैं प्रूफ देंगे, आपने ब्राजीलियन मॉडल के प्रूफ दिए, उसका क्या हुआ? आपने एक एक मकान में 501 वोट के प्रूफ दिए, क्या हुआ? चुनाव आयुक्तों को सरकार ने प्रश्रय दे दिया, कह दिया इन पे कोई केस नहीं हो सकता और इनको जेल नहीं भेजा जा सकता, हो गया। वो नहीं सुनेंगे, फिर देन व्हाट? आप जनता के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, हम लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। अब हमें शिकायत सत्ता पक्ष से नहीं है, हमें चुनाव आयोग से नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं चुनाव आयोग को यही करना है, उसको यही ठेका दिया गया है, चुनाव आयोग को इसीलिए नियुक्त किया गया है और इसीलिए उन्हें प्रोटेक्शन दिया है लॉ से। जब वो नहीं सुन रहा और नहीं सुनेगा तो ये भाषणबाजी क्यों करते हो यार यहाँ के? अब बताओ वो नहीं करेगा तो तुम क्या करोगे? अब गांधी जी जाते हैं अंग्रेजों के सामने, हमें आजादी दे दो, हमें आजादी दे दो, हम प्रूफ दे रहे हैं, आप हम पे अन्याय कर रहे हो। वो कह रहे नहीं सुनेंगे यार, बंद करो यार, उठा के 6 लोगों को फांसी चढ़ाओ, कोड़े लगाओ और अंडमान में भेज दो। एक ही आदमी तो ऐसा होगा जो माफी मांग के निकलेगा, बाकी तो सब मर जाएंगे तड़प तड़प के। अरे गांधी जी ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाया, अहिंसात्मक असहयोग, जनता उबल रही है। और जनता, एक बार देखिए, और ये भी मैं नोट कर रहा हूं, जनता कह रही है यार अगर तुम निकम्मे हो, अपोजिशन वालों, कब तक तुम्हारा साथ देंगे हम? अब या यूपी का इलेक्शन होगा, अखिलेश यादव देख लेंगे, जो उनके समर्थक हैं वो सड़क से निकलेंगे नहीं, घर से नहीं निकलेंगे। फायदा क्या है? जान आफत में दो, एफआईआर लिखाओ, लाठियां खाओ, जेल जाओ, और जीतना भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने स्टेटमेंट दे दिया, अगली बार हमारी 420 सीटें आएंगी। वो 420 के चक्कर में बोल गए, लेकिन उन्होंने कहा 420 सीटें भारतीय, और ये नोट कर लीजिए 420 ही सीटें आएंगी, पता नहीं कितनी सीटें हैं, वो 15-20 जो बचेंगी वही तेजस्वी की तरह और इनको मिलेंगी, अखिलेश यादव को। लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, केवल लफाजीबाजी, केवल लफाजी। अरे यार जनता जो है तुम्हारे साथ जो खड़ी, हम लोग भी जो खड़े हैं निधि, हमारा तुम बताओ हमारा क्या फायदा है? ये जो आपके दर्शक श्रोता 2,500-3 हजार लोग आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये क्या, इनको क्या लालच है, क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं चाह रहे बेचारे। ये तो देश के लोकतंत्र संविधान को, भारत को प्यार करने वाले हैं, इसलिए सुन रहे हैं आपको। लेकिन इनका भी धैर्य चुक जाएगा, ये कहेंगे भाड़ में जाओ यार, तुम लोग नहीं सुनेंगे, तुम्हें गोदी मीडिया देखेंगे, अर्नब गोस्वामी को सुनेंगे, वो राष्ट्रभक्ति है और ये है, और मोदी जी की पॉपुलैरिटी, और मोदी जी की पॉपुलैरिटी, यहाँ बम ब्लास्ट हुआ वो चले गए बर्थडे मनाने, अमित शाह साहब बिहार में मैनिपुलेशन करते रहे, लेकिन बड़े राष्ट्रभक्त हैं। और पाकिस्तान अटैक कर रहा है, क्लेम कर रहा है हमने अटैक किया, करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि सब इलेक्शन मैनिपुलेटेड है। और बाद में कह देंगे जब इलेक्शन जीत गए तो आप लोग बकवास करते हैं, आपका कोई बेस ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, हम लोग भी, मैं तो नहीं हारूंगा, खैर अबे मेरी यार उम्र अब कोई बहुत ज्यादा बची तो है नहीं, तो मेरे को हिम्मत हारने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि बाद में
कुछ लोग तो कम से कम याद करें, ये गुड्डा था सफेद बाल वाला, लड़ता रहा, मर गया लेकिन लड़ता रहा, समझौता नहीं किया। समझौता तो नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन 90% लोग हिम्मत हार जाएंगे। और जब हिम्मत हार जाएंगे, अखिलेश यादव 20 सीटों में सिमट जाएंगे, आप ममता बनर्जी 20 सीटों में सिमट जाएंगी, आप कुछ कर लीजिए, 90% जनता आपके साथ होगी तो भी आप नहीं जीतेंगी। ये बात तो आपने सही कही सर, और ये सारी बातें भी आपने सही उठाई, क्योंकि ये लोग जो चुनाव आयोग और बीजेपी पर साठगांठ का आरोप लगाते हैं, और वर्तमान दौर में बीजेपी से अगर लड़ना है तो फिर इन सबको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। जो वोटर अधिकार यात्रा तो निकाली गई, लेकिन वोट बचाने के लिए कितने प्रयास किए गए ये किसी को नहीं पता है। क्या आरजेडी और कांग्रेस ने इस तरीके की कोई तैयारी की थी, ये किसी को नहीं पता। और इसी पर देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जो है वो सवाल उठा रहे हैं, और मैं एक एक करके उनके ट्वीट दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं जो ट्वीट है वो दिखाऊंगी जो महेंद्र सिंह है उनका ट्वीट है, और उसके बाद जो ट्वीट है मैं सबसे पहले आदेश रावल का ट्वीट दिखाती हूँ। उन्होंने लिखा है कि गांधी परिवार ने जवाबदेही तय करना छोड़ दिया है। 18 महीने में कांग्रेस लोकसभा और 4 विधानसभा चुनाव हारी है। संगठन महासचिव, मीडिया महासचिव, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, स्क्रीनिंग कमेटी, सर्वे करने वाले किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, किसी से सवाल नहीं पूछा गया, उल्टा पदोन्नति दी गई उनको। ये उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही साथ महेंद्र सिंह ने सवाल उठाए कि अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली देखने के बाद भी किसी को उम्मीद थी कि बिहार में कोई उलटफेर हो जाएगा तो ये नासमझी ही है। सच ये है कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब वो ही दल बाजी लगाएं जो नए नियम के हिसाब से मुकाबला कर सके। वो ही दल मैदान में उतरे जो एसआईआर के टाइम अपने हर एक वोटर का जो वोट है वो बचा सके, बनवा सके, और फिर उनको पोलिंग बूथ तक ला सके, चाहे दूसरे स्टेट से ही क्यों ना लाना पड़े, जैसे गांव के चुनाव में होता है। अब वो ही दल और उम्मीदवार मुकाबला कर सकता है जो विधानसभा चुनाव को पंचायत चुनाव की तरह लड़ सके। ये चुनाव से 6 महीने पहले यात्रा, 1 महीने पहले गठबंधन, नामांकन वाले दिन तक टिकट बंटवारा, 15 दिन पहले तक टिकट आवंटन और 10 दिन पहले रैली वाली पार्ट टाइम राजनीति अब खत्म हो चुकी है। ये उनका कहना है। और अब मैं दिखाऊंगी राजीव रंजन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो चाटुकार, चापलूस आपको घेरे रहते हैं, ये सामान्य है, पर आप विपक्ष में हो तो ऐसे ही लोगों से घिरे रहें और उन्हीं की चलें तो परिणाम वैसे ही आते हैं जैसे बिहार के आए हैं। विपक्ष के नेताओं को अपने निंदक नजदीक रखने चाहिए, नहीं तो और भी बुरे दिन आएंगे। 500 साल पहले कबीर लिख गए थे कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो ये जो है राजीव रंजन कहते हैं कि राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के दूसरे नेता हो, उन्हें अपनी आलोचना करने वाले भी पास में रखने चाहिए, लेकिन चाटुकार घेरे रहते हैं और भ्रम में रखते हैं। कोई ढंग की प्लानिंग नहीं हो पाती। जो कार्यकर्ताओं की शिकायत होती है वो जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, अच्छे कार्यकर्ता हैं, या आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनकी बात तेजस्वी यादव या राहुल गांधी तक पहुंच पाती है, ये सवाल वो उठा रहे हैं। साथ ही साथ देश के जो वरिष्ठ पत्रकार है वो कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या वाकई में कांग्रेस और आरजेडी का, विपक्ष का संगठन बहुत ज्यादा कमजोर है, उसी का नुकसान झेलना पड़ा है? नहीं, देखिए, मैं इसमें कुछ चीजों से सहमत हूं, कुछ चीजों से सहमत नहीं हूं। देखिए, जीवन की कुछ वास्तविकताओं निधि समझना चाहिए। अब सोचिए, निधि, अगर निधि तिवारी हो जाती है कांग्रेस प्रेसिडेंट, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, आपका जो वर्कर है, जो हार्ड कोर वर्कर है, जो कांग्रेसी है, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश में या बिहार में ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां पे एक रिप्रेसिव सरकार है बीजेपी की, वो घर से निकलता है। दानापुर में आपने देखा, नदी किनारे हजारों लोगों को रोक दिया गया, उधर भी रोक दिया, इधर भी रोक दिया। अब इसे समर्पित कार्यकर्ता क्या करेगा? मगरमच्छ के ऊपर तो बैठ के जाएगा नहीं। आपने देखा कई पोलिंग बूथ के अंदर हजारों लोग खड़े हुए हैं, रात को 7 बजे तक वोट नहीं डालने दिया जा रहा, स्लो पोलिंग कराई जा रही, एक भी आदमी अंदर नहीं जा रहा है। इसको समर्पित कार्यकर्ता क्या कर लेगा? फिर समर्पित कार्यकर्ता की भी एक सीमा है भाई। उसकी बीवी उसे टोकती है कि नहीं टोकती है? उसके बीवी, उसके बच्चे उसे टोकते हैं कि नहीं टोकते हैं? भाई मुझे को टोकते हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत सारे। यार कहा सुबह शाम अपनी जान पे रिस्क लिए घूमते रहते हो, क्या मिल रहा है तुम्हें, क्या फायदा है? मैंने कहा यार मुझे अपने लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को। बचा, तुम ही अकेले बचे हो लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, बाकी लोगों को चिंता नहीं है। मैंने कहा लाखों लोगों की चिंता है, लेकिन ये नकारे हैं। लीडर ऑपोजिशन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, ये बिल्कुल सड़क पे नहीं उतरते। मुलायम सिंह यादव ऐसे ही नेता नहीं बन गए थे, लालू यादव ऐसे ही नेता नहीं बन गए थे, कांशी राम ने अगर बीएसपी बनाई ऐसे नेता नहीं बने, साइकिल पे जाते थे।
ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं पे, क्योंकि वो फील्ड लेवल पे बैठा हुआ है भाई, वो दबंगों के खिलाफ बैठा हुआ है, वो गुंडों के खिलाफ बैठा हुआ है, वो पैसे वालों के खिलाफ बैठा हुआ है। अच्छा, एक और उदाहरण लीजिए आप निधि, जो अशोक गहलोत ने बताया। देखिए कितना दोगलापन है चुनाव आयोग का। राजस्थान चुनाव के पहले राजस्थान सरकार ने एक नीति बनाई थी कि हर महिला को 1.5 करोड़ महिलाओं को हम मोबाइल फोन देंगे। काफी मोबाइल दिए जा चुके थे। जैसे ही चुनाव घोषित हुए, चुनाव आयोग ने मोबाइल फोन का बांटना बंद करा दिया, ये कह के अब आचार संहिता लग गई, अब मोबाइल नहीं बटेगा। और यहां बिहार में उसके 5 दिन पहले नियम बनता है कि ये पैसे बांटे जाएंगे, 10,000 दिए जाते हैं, 6 तारीख को दिए जाते हैं खुलेआम, और चुनाव आयोग को शिकायत के बावजूद कहता है पहले नियम बन गया था इसलिए हम नहीं रोक पाएंगे। तो आप देख रहे हैं, लेकिन देन व्हाट, अरे अगला आदमी तो अन्याय कर रहा है, वो अन्याय इसलिए कर रहा है उसको अपनी जान बचानी है। अगर वो अन्याय नहीं करेगा और इलेक्शन हार जाएगा, फिर जनता उसका क्या हाल करेगी उसको भी पता है। भाई कानूनी से थोड़ी हर काम होते हैं, बहुत सारे काम दूसरी तरह से भी होते हैं। अब वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए अंत तक बेईमानी करेगा। जब मैंने हुब्रिस हाइपोथेसिस आपको बताई थी, जब आदमी गलती करता है ना तो गलती में उलझता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जानता है जिस दिन उसने गलती स्वीकार की लोग उसको मार देंगे। हुब्रिस देख लेना डिक्शनरी में, इसका मतलब गूगल में सर्च कर लेना, इसका यही मतलब होता है। तो वो तो गलती करेगा, तुम क्या कर रहे हो निकम्मे लोग, प्रूफ लाएंगे। बड़े बड़े नेता हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, राज्यसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मानना नहीं कर रहा हूं, अपने दिल की भड़ास बता रहा हूं, आप लोग निकम्मे हो। ये बात तो आपने सही कही कि जो जिस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लेती है, वो इतनी मेहनत कर रही है, जो कि आपने देखा अब सारी चीजें निकल कर के सामने आ रही है। तो क्या विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको कम से कम बीजेपी से 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी को लेकर अब सारे जो पत्रकार है वो सवाल उठा रहे हैं, और जो कि जायज है, यही सवाल हमने भी उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। जिस प्रकार से चुनाव आयोग और बीजेपी पर साठगांठ के आरोप तो लगते हैं, लेकिन क्या विपक्ष पूरी तरीके से चुनावी युद्ध में उतरता है, ये कांग्रेस को और आरजेडी को या पूरे के पूरे विपक्ष को आत्ममंथन करने की जरूरत है। और उसको लेकर आज हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।